मैं आपका दोस्त डॉक्टर हरीश कटारिया, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर आपके बीच लगभग 3.5 साल से हम YouTube पे साथ साथ चल रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से आप सबकी एक ही डिमांड थी कि हमें अपने YouTube चैनल पे एक बहुत बड़ा इवेंट शो करना चाहिए। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जब आपके चैनल का, हमारे चैनल का जो 350वां एपिसोड है वो आने जा रहा है। ये कोई साधारण एपिसोड नहीं होने जा रहा, बल्कि ये एक बिग इवेंट होगा जिसमें आप और हम मिलके बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों, आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जान, आप ही हो आज के इवेंट की शान। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपके जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, जो आपकी जान है, वो यहाँ तक पहुँच रही है और वही आज के इवेंट की शान है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, वेलकम अगेन दोस्तों। आज का जो ये इवेंट है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, अच्छा होने वाला है, जिसका जो सारा का सारा क्रेडिट है वो दोस्तों आप सभी को ही जाएगा। और आज के इवेंट के बाद जिंदगी वही रहेगी, न मैं बदलूंगा न आप, बदलेगा तो आपका नजरिया। जी हाँ दोस्तों, इस इवेंट के बाद आपका जो लाइफ के प्रति नजरिया है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और हमें जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका नजरिया, आपकी सोच। क्योंकि जो हमारी जिंदगी चलती है वो हमेशा हमारी सोच से ही चलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंबानी परिवार की। धीरूभाई अंबानी, जब उनको पहली सैलरी मिली तो वो मिली थी मात्र 250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपये। और वो 250 रुपये पहली सैलरी लेके चले जाते हैं एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में। के साथ जो काम करने वाले लोग थे वो ये कहते हैं कि तुम पागल हो, पहली सैलरी जो तुम्हें 250 रुपये मिली है और तुम होटल में चाय पीने के लिए जा रहे हो। तो धीरूभाई अंबानी ने जो कहा उसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जो लोग 5 स्टार होटल्स में आते हैं इन लोगों की क्या सोच होती है, कैसे ये बात करते हैं। तो दोस्तों, उस जमाने में जब बड़े बड़े लोग भी 5 स्टार होटल में जाने का सोचा करते थे कि जाएं या न जाएं, धीरूभाई अंबानी अपनी युवावस्था में 250 रुपये लेके 5 स्टार होटल में चले जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज जो अंबानी एम्पायर है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोच और नजरिए की, लेकिन सोच और नजरिए के साथ जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है मेहनत की, पेशेंस की। क्योंकि किसी ने कहा था, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो दोस्तों, यदि आपको इतिहास बदलना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आप जुट जाओ। दोस्तों, आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, कितने लोग सक्सेस को पाना चाहते हैं, और दोस्तों, आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, आप में से कितने लोगों को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामयाबी की, सक्सेस की। हम बात कर रहे हैं अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाने की।
अच्छा बनाने की, और जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जिंदगी में वो होता है सुकून, चैन। लेकिन दोस्तों, आज जो भागम भाग की लाइफ चल रही है, उस भागम भाग की लाइफ में हम दो ही बातें कहते हैं। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। जी हाँ दोस्तों, आज टाइम और टेंशन की बात हर जगह चल रही है। आप भी जो व्यूअर्स हो, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो, इस इवेंट में भागीदार बन रहे हो, आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि किस किस के पास बहुत टाइम है। दोस्तों, जब आप ये सोचोगे कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो आपका आंसर होगा नहीं, हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम तो अपने दिन के काम बड़े मुश्किल से करते हैं, भागे भागे ऑफिस जाते हैं, भागे भागे सारे काम करते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं, स्कूल भेजते हैं, फिर उनका होमवर्क, फिर घर के काम, और न जाने भागम भाग में कब हम रात को सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर सुबह सुबह अलार्म बज जाती है, और फिर हम भागम भाग में लग जाते हैं। सुबह भागम भाग में लगते हैं और रात तक इसी भागम भाग में लगे रहते हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया में यही चल रहा है। सब लोग यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सभी एक ही बात करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और दूसरी बात जो आज कॉमन हो गई है, सभी लोग ये कहते हैं कि हमें टेंशन बहुत ज्यादा है। आप में से सभी लोग अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि किस किस को टेंशन नहीं है। तो आपका जवाब ये आएगा कि टेंशन तो सभी को है, टेंशन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हमारी लाइफ में टेंशन होगी तो हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का क्या फायदा है? क्योंकि दोस्तों, जो जिंदगी है वो ईश्वर का एक गिफ्ट है, और हमारी जो जिंदगी है वो बहुत बहुत खूबसूरत है, ये सच है। लेकिन दोस्तों, हम तो चिंता, परेशानी और टेंशन में मरे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मरे जा रहे हैं, क्योंकि भागम भाग में भागे जा रहे हैं और हम हर चीज के पीछे भागे जा रहे हैं। एक ब्लाइंड रेस चल रही है, और उस ब्लाइंड रेस में बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज सभी शामिल हैं, और किस चीज के पीछे भाग रहे हैं इसका किसी को पता ही नहीं है। बड़े ही ताज्जुब की बात है, इस ब्लाइंड रेस में सारे के सारे लोग भागे चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपका जो जीवन है, इसकी जो कीमत है वो हम करोड़ों में भी नहीं आंक सकते। ये अनमोल है, और ये ईश्वर का एक ऐसा गिफ्ट है जिसके बारे में कभी हम बैठ के सोचते ही नहीं। हम चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, भाग रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सभी परेशान क्यों हैं, टेंशन में क्यों हैं, मर क्यों रहे हैं? आज डेटा ये बताता है, आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 80% जो यंग जनरेशन है वो टेंशन में है, तनाव में है। दोस्तों, वास्तविकता यही है कि टेंशन टेंशन टेंशन, और इस टेंशन को जब ये इवेंट खत्म होगा तो हमें दूर करना है। एक दोस्तों, मैं आपको सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। हमारे एक अंकल अपने बेटे को सुबह 4 बजे बस के लिए छोड़ने जा रहे थे। बाइक पे जा रहे थे, दोनों बैठे हुए थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक कुत्ता आ जाता है, और जैसे ही कुत्ता आता है बाइक से वो दोनों गिर जाते हैं। जो बेटा था वो बिल्कुल ठीक, उसके खरोंच तक नहीं आई, लेकिन जैसे ही अंकल गिरते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और तुरंत फुरत में उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं।
और हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो वो ये कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये काफ़ी क्रूशियल स्टेज में है और इनका हमें एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ईश्वर से दुआएं करने लग जाते हैं और डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं। लगभग 2.5 घंटे ऑपरेशन चलता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स आते हैं और वे ये कहते हैं कि जो आने वाले 3 दिन हैं, 72 आवर्स हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 72 आवर्स बीत जाते हैं और डॉक्टर्स अब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है और धीरे धीरे इनको होश आ जाएगा। दोस्तों, 1 सप्ताह बीत जाता है, 2 सप्ताह बीत जाते हैं, अंकल को होश नहीं आता। 15वें दिन डॉक्टर ये कहते हैं कि इनका जो राइट हैंड है उसकी आज फिंगर हिली है। अगले दिन ये कहते हैं कि इनका राइट हैंड हिला है, हाथ हिला है और थोड़े दिन बाद ये कहते हैं कि राइट लेग हिली और फिर थोड़े दिन बाद ये कहते हैं कि अब आज इनकी लेफ्ट लेग हिली। तो दोस्तों, उस दिन वास्तव में मुझे ये एहसास हुआ कि हाथ पैर हिलने की क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम लाइफ में चल रहे होते हैं तब हम अपने हाथ की, पैर की, चलने की कोई भी कीमत नहीं जानते, लेकिन जब एक व्यक्ति गिर जाता है, ऑपरेशन होता है, तब हमें ये पता चलता है कि जो व्यक्ति मरीज बेड पे पड़ा है उसे तो कुछ पता नहीं और ऊपर वालों के लिए हाथ पैर हिलने की भी क्या कीमत होती है। तो दोस्तों, अंकल 1 महीने के बाद हाथ पैर मुश्किल से हिला रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा कि अब इन्हें आप घर पे लेके जा सकते हो और जो अटेंडेंट है उसे आप साथ ले जाइए, एक्सरसाइज करवाइए, फूड पाइप से इन्हें भोजन दीजिए। और दोस्तों, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए और 7वें महीने अंकल को होश आया और अंकल थोड़ा बहुत चलने लग गए और लगभग 1 साल के बाद जब वो स्मूथली चलने लगे तब जाके जीवन का एहसास हुआ और पूरे के पूरे हॉस्पिटल का जो खर्चा आया वो लगभग 15 लाख रुपए खर्च आया और हाथ हिलाने की कीमत, पैर हिलाने की कीमत, चलने फिरने की जो कीमत है दोस्तों, उस दिन हम सबको समझ में आ गई। ऐसा ही हम सभी के जीवन में होता है। जब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जब व्यक्ति गिर जाता है, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो छोटी से इलाज के लिए भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और तब हमें जो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारी जो सांसें चल रही हैं, उनकी कीमत हमें समझ में आती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाने की, जिंदगी में सुकून पाने की, जिंदगी में सक्सेस पाने की, क्योंकि जो हम जीवन लेके आए हैं उस जीवन में हमारे कुछ टारगेट हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस टारगेट पे जो 2 चीजें आज के समय में हावी हैं वो है एक तो सोसाइटी और दूसरा है प्रेशर। और उसे निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, रॉकिंग लाइफ। रॉकिंग लाइफ में आर का मतलब है दोस्तों रीस्टार्ट। आप सभी फिल्में देखते हो और अभी हाल ही में एक फिल्म आई 12th फेल, वो आप सभी ने देखी होगी और उस फिल्म में IPS बनने की एक कहानी बताई गई थी और उसमें ये बताया गया था कि जब भी हमारे जीवन में निराशा आए, जब भी हम टूटने के कगार पे हों, तब हमें अपने आप को रीस्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रीस्टार्ट में आज हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन, जिन्हें बिग बी, शहंशाह, महानायक और स्टार ऑफ मिलेनियम की उपाधियां दी गई। लेकिन दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि जो अमिताभ बच्चन है
अमिताभ बच्चन का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्ष में रहा है। जब अमिताभ फिल्मी दुनिया में आना चाहते थे तो उससे पहले वो रेडियो पे काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको जान के ये ताज्जुब होगा, जिनकी आवाज़ आज पूरी की पूरी दुनिया में छाई हुई है, इनको रेडियो तक में काम नहीं मिला और इनको ये कहा गया कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है और इन्हें बाहर कर दिया गया। और उसके बाद ये काफ़ी निराश हुए और मुश्किल से इन्हें 1969 में एक फिल्म मिली सात हिंदुस्तानी, और उसके बाद लगभग 17 फिल्में, जी हाँ दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 17 फिल्में इनकी आई और 17 की 17 फिल्में फ्लॉप हो गई। और अमिताभ बच्चन ने ये सोचा कि अब मैं इस फिल्मी दुनिया से वापस चला जाऊं, और ये मन बना रहे थे कि मैं मुंबई छोड़ के वापस दिल्ली चला जाऊं। और तब इन्हें मनोज कुमार एक फिल्म दिलवाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके साथ में इन्हें विनोद मेहरा की एक फिल्म जंजीर मिलती है, और उस जंजीर फिल्म में ये एक एंग्री यंग मैन की भूमिका अदा करते हैं और ये फिल्मी दुनिया में छा जाते हैं। और उसके बाद जंजीर और दीवार ने तो उनको शहंशाह बना दिया, नायक बना दिया, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये छा जाते हैं। लेकिन उसी समय इनको राजनीति में दिलचस्पी आ जाती है और 1980 के दशक में ये चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इलाहाबाद से ये चुनाव लड़ते हैं। और इनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी कि ये उस समय के बहुत बड़े राजनेता को वन साइडेड हरा देते हैं, ऐतिहासिक जीत होती है। और दोस्तों, इनकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी कि जो वोटर्स थे, बहुत से महिला वोटर्स ने जो वोट के ऊपर लिपस्टिक का ठप्पा लगा दिया और हजारों वोट ऐसे कैंसिल हो गए थे। पूरा का पूरा देश हैरान हो गया। इलेक्शन वाले दिन रात को 10 बजे तक वोटिंग होती रही और बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत इनको मिली। और उसके बाद जब इनकी फिल्म कुली आई और कुली में ये घायल हो जाते हैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा फिल्मों से ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और 1990 के दशक में इनको ये लगता है कि मुझे अब प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहिए, और ये अपनी ABCL कॉरपोरेशन नाम से कंपनी बनाते हैं। लेकिन जो कंपनी है शुरू में वो चलती है 1-2 साल, लेकिन 2 वर्ष में ही वो जो कंपनी है वो पूर्ण रूप से फेल हो जाती है। और इतनी ज़बरदस्त फेल हो जाती है कि जो इनका घर था प्रतीक्षा, वो भी नीलामी की नौबत पे आ जाता है और लगभग 90 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर आ जाता है। और इनके जो घर के रूटीन के खर्चे थे वो भी अब नहीं चल पा रहे थे। और इनके घर नीलामी के बाद ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। जो इनका बैंक बैलेंस था वो 0 हो जाता है। रूटीन खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और अब उनके पास न तो फिल्में थी न उनके पास पैसा था। उस समय धीरूभाई अंबानी अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है मैं तुमको एक चेक देता हूँ और वो कर्ज तुम उतार दो। लेकिन अमिताभ बच्चन का ज़मीर उन्हें अलाउ नहीं करता। वो ये कहते हैं कि मैं कर्ज उतारूंगा, मैं कम बैक करूंगा, लेकिन मैं करूंगा अपनी मेहनत से। और वो यश चोपड़ा के पास जाते हैं और यश चोपड़ा को वो ये कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं वापस एक्टिंग में आना चाहता हूँ। और एक्टिंग में आके अपने आप को
दोबारा से साबित करना चाहता हूँ। और जब ये कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन का दौर खत्म हो चुका है और उस दौर में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन पे यकीन किया और एक फिल्म बनाई मोहब्बतें, और जो साइनिंग अमाउंट थी, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइनिंग अमाउंट दी तो अमिताभ बच्चन ने सन 2000 में सबसे पहले साइनिंग अमाउंट से जो अपने साथ काम करने वाले जो लोग थे जिनका घर खर्च भी नहीं चल रहा था, सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने उनको पेमेंट की। और उसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ा ऑफर आता है केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति का। ये वो जमाना था जब अमिताभ बच्चन जैसे स्टार टीवी पे नहीं आते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कॉम्प्रोमाइज किया और अमिताभ बच्चन को ये लगा कि मेरे ऊपर जो कर्ज है उसके लिए मुझे ईश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। उन्होंने सोचा, विचार किया और वो टीवी की दुनिया में आ जाते हैं। वो आते नहीं बल्कि छा जाते हैं। जब वो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में आते हैं और पूरी की पूरी दुनिया में वो छा जाते हैं, कम बैक करते हैं और दोस्तों दोबारा से उनको फिल्में भी मिलने लग जाती हैं और फिल्मों में भी वो छा जाते हैं। और वो अपने आप को जब उन्होंने मोहब्बतें फिल्म से रीस्टार्ट किया, केबीसी से रीस्टार्ट किया, तो पूरी की पूरी दुनिया में वो छा गए। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना है अपने जीवन में। जब हम रॉकिंग लाइफ की बात कर रहे हैं, जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, परेशानी आए, तब आपको निराश नहीं होना, बल्कि एक ही वर्ड अपने आप को देना है, रीस्टार्ट, कि आपको दोबारा से स्टार्ट करना है। और दोबारा से स्टार्ट अमिताभ बच्चन को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, स्टार ऑफ मिलेनियम माना जाता था, शहंशाह माना जाता था, जो कि सड़क पे आ गया था और सड़क पे आके घबराया नहीं, निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बाउंस बैक किया और ऐसा बाउंस बैक किया कि फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज आलम ये है कि तेल से लेके ज्वेलरी तक सारे के सारी जो टीवी ऐड आती हैं, चाहे वो स्कूटी की ऐड हो, चाहे वो कैडबरी चॉकलेट की ऐड हो, कुछ मीठा हो जाए, चाहे वो पेप्सी की ऐड हो, ये दिल मांगे मोर, चाहे वो रिलायंस की ऐड हो, चाहे वो सीमेंट की ऐड हो, चाहे वो बैंक आईसीआईसी की ऐड हो, सभी ऐड में अमिताभ बच्चन छाए हुए हैं। तो दोस्तों वो जो उन्होंने सोचा था कि मैंने दोबारा से रीस्टार्ट करना है, दोबारा से कम बैक करना है, तो उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। और वो जब नायक थे, नायक से थोड़े टाइम के लिए खलनायक के रूप में देखे जाने लगे, लेकिन दोस्तों दोबारा वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक महानायक के रूप में जाने लगे। और दोस्तों आपके परिवार में कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं होगी जिसने अमिताभ बच्चन की फिल्म न देखी हो, अमिताभ बच्चन को टीवी में न देखा हो। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है पिछले 55 वर्षों से जो अमिताभ बच्चन है। 5 वर्ष का दौर अगर हम निकाल देते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे के पूरे टीवी इंडस्ट्री में और एड जगत में एक ही व्यक्ति का नाम है अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन ने ये किया था रीस्टार्ट, अपने आप को दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आपके जीवन में भी जब भी कभी ऐसा वक्त आए, जब भी ऐसी कोई घड़ी आए, तब आप अपने आप को बूस्ट अप करना और अपने आप को बोल देना रीस्टार्ट, कि हमें भी रीस्टार्ट करना है। ओ का मतलब है दोस्तों अपॉर्चुनिटी। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, तो उसको अवेल कर लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी का जन्म हुआ यमन में, जब धीरू भाई अंबानी वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करते थे। लेकिन जैसे ही मुकेश का जन्म हुआ, उनके पिता इंडिया में वापस लौट आते हैं और छोटे से 2 BHK फ्लैट में रहने लग जाते हैं। लेकिन उनके जन्म के समय से ही उनके परिवार की जो किस्मत है, उनके पिता की जो किस्मत है, वो बिल्कुल ही बदल जाती है और एक रिलायंस इंडस्ट्री स्थापित होती है और रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी के रूप में पूरी की पूरी दुनिया में छा जाती है। और मुकेश अंबानी ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। ईमानदारी से वो आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, क्योंकि जो रिलायंस नाम रखा गया था उसका मतलब ही था विश्वास। और जब इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश किया और जब जियो कंपनी आई, तब इन्होंने पूरे के पूरे देश में तहलका मचा दिया। और आज जो हम जियो का जो मोबाइल है वो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, इससे साहस आता है। और वो कहते हैं कि साहस में इतनी ताकत होती है जिससे डर भी डरता है। तो दोस्तों, जब भी आपको अवसर मिले उसे अवेयर करो, खुद पे भरोसा रखो, आगे बढ़ो। और जब खुद पे भरोसा रखोगे तब आप में साहस आएगा, करेज आएगा। और साहस में इतनी ज़्यादा ताकत होती है जिससे डर भी डरता है। दूसरा नाम आज वर्तमान में छाया हुआ है, वो है गौतम अडानी। गौतम अडानी के बारे में कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि खुद से किए हुए वायदे हमें जरूर पूरे करने चाहिए और जो हम दूसरों से वायदे करते हैं वो भी हमें हर हाल में निभाने चाहिए। और हमें हमेशा अपने अंदर की दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और उस पर तुरंत अमल भी कर लेना चाहिए। अडानी एक ऐसा नाम है जो कि बचपन में आर्थिक तंगी के कारण गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। लेकिन आज वो पूरी की पूरी दुनिया में नए नए बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं। उनका एक ही नियम है, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और फिर परचम लहरा दिया। जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ी तो वो डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी करने के लिए चले गए। 3 साल तक वहाँ पे नौकरी करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने बंदरगाह, एयरपोर्ट और हमारे घर की जो रसोई है, आटा, चावल, तेल, दाल, चीनी, सभी का वो एक हिस्सा बन गए। और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीदा और जिससे उन्होंने इंडिया में बिजली सप्लाई का एक बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट भी लिया। और जो एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, नेचुरल गैस हैं, सोलर एनर्जी है, बहुत से बिजनेस उनके आज पूरे के पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो जो गौतम अडानी हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और जब भी अवसर मिले उसे हमें अवेल कर लेना चाहिए। इस कड़ी में जो तीसरा नाम आता है वो आता है रतन टाटा का, जो कहते थे पैशन, डेडिकेशन और स्किल्स के दम पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा, सोचो, सीखो, जुट जाओ और जान लगा दो। और सबसे बड़ी बात वो ये कहते थे कि आपकी कामयाबी हमें इससे आंकनी चाहिए कि आपने कितनों को समृद्ध बनाया है। केवल आपको ही समृद्ध नहीं बनना बल्कि सामने वाले को भी समृद्ध बनाना है। इसी तरह जो शिव नाडार हैं, उन्होंने ये कहा, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी
असफलता के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और वो कहते थे, डरिए नहीं, दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, बस आप अपना टारगेट तैयार कीजिए, टारगेट तय कीजिए और उस पे फिर आप एक्शन करना शुरू कर दीजिए। बस शर्त ये रखिए कि अपने आँख, नाक, कान और खुले रखिए और आपको आपका जो टारगेट है वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो ये कहते हैं कि जब आप लक्ष्य बनाते हैं, उसकी तरफ आप बढ़ते हैं, धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हो तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे हमें अवेल करना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी के साथ हमें धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। सी का मतलब है चेंज। आप समय के साथ बदल गए तो बढ़िया है, लेकिन समय ने आपको बदला तो बहुत ही तकलीफ होगी। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दुनिया में चेंजेज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कई बार हम पुरानी राह पे ही चलते रहते हैं, टस से मस नहीं होते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोबाइल फोन। दोस्तों, जब मोबाइल फोन आए थे तब शुरू में सबके पास फोन होता था नोकिया का, और जो नोकिया का फोन है वो छोटे से लेके बड़े तक सभी के पास यही फोन होता था। उसके बाद एक फ़ोन आया ब्लैकबेरी का, और जो ब्लैकबेरी का फ़ोन है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी वही ब्लैकबेरी का फ़ोन होता था। फिर फ़ोन आया सोनी का, जो कि एक स्टेटस सिंबल माना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, आज आप नोकिया, ब्लैकबेरी, सोनी की बिल्कुल भी बात नहीं करते। आज ओप्पो की बात करते हो, वन प्लस की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, आईफोन की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, आज मोबाइल के बाजार में नोकिया, ब्लैकबेरी, सोनी कहीं गुम हो गए हैं, लापता हो गए हैं। इसलिए लापता हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट नहीं किया, समय के साथ इन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया। ऐसे ही दोस्तों, जब हम छोटे थे तब हमारी जो दादी माँ है वो हमें डाबर की हाजमोला गोली खिलाती थी, हमदर्द का शरबत हमें पिलाया जाता था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बहुत से प्रोडक्ट आते थे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट पिछले कुछ वर्षों से न केवल इंडिया में आया बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में छा गया। और दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि जो प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, देसी प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट का, उस कंपनी का नाम है पतंजलि। दोस्तों, पतंजलि के जो प्रोडक्ट जब नए नए आए थे तब उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, आज हर घर में पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे के पूरे देश में यूज किए जा रहे हैं। न केवल पूरे के पूरे इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं वो छाए हुए हैं। तो इन्होंने, पतंजलि ने अपने जो प्रोडक्ट थे उन्हें समय के हिसाब से चेंज किए, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उसे नेचुरल बनाए और पूरे के पूरे वर्ल्ड में छा गए। तो दोस्तों, हमें अपने आप में चेंज लाना है, अपने जीवन में हमें बड़े बड़े टारगेट रखने हैं। और जब हम बड़े टारगेट रखते हैं और आपको अगर पेनिंग हो रही है, हर्टिंग हो रही है, तो दोस्तों ये एक अच्छा साइन है, गुड साइन है। क्योंकि यदि प्रोसेस पेनफुल है तो जो रिजल्ट है वो प्लेजर वाला ही होगा। बस मेक योर सेल्फ टफ, हमें अपने आप को टफ बनाना चाहिए। बड़े टारगेट के लिए अपनी जान लगा देनी चाहिए, अपने आप को झोंक देना चाहिए। और यदि आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, गुड। लेकिन यदि आपको कभी ये लगता है कि हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, तो केवल आप अपना
माइंड सेट चेंज कीजिए, पॉजिटिव वेव आप अपने आप में लाइए और जो पॉजिटिव वेव्स हैं वो सब कुछ बदल देती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, कि आप जो भी शुरू करते हो उसे आपको एंड तक पहुंचाना चाहिए, उसका अंजाम भी आपको देना चाहिए और उसके लिए अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपने आप में चेंज भी लाना चाहिए। और वो जो चेंज है वो आपको भविष्य में बहुत कुछ दे के जाएगा। के का मतलब है दोस्तों किंग खान। जी हाँ दोस्तों, किंग खान। जिंदगी के दौड़ में जो टिकेगा वही चमकेगा, क्योंकि कामयाबी आप तक चलकर नहीं आएगी, आपको खुद उस तक चलकर जाना पड़ता है। हमेशा कामयाबी के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान किंग खान की। किंग खान जब छोटे थे, 16 साल की उम्र में उनके जो पिता हैं उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें जो अपनी पढ़ाई है वो बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। और थोड़े टाइम के पश्चात उनकी जो माँ है उनका भी निधन हो जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब न तो उनके पास माँ बाप थे और न ही कोई अपना घर था, लेकिन बस जुनून था कि मुझे हीरो बनना है, मुझे एक्टर बनना है। और अपना जुनून पूरा करने के लिए वो मुंबई आ जाते हैं, क्योंकि अपने जुनून का पीछा करते रहिए, इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलेगी। और जब वो मुंबई आते हैं तो सिनेमा हॉल के बाहर वो टिकटें बेचते हैं और जब वो किसी रोल के लिए जाते हैं प्रोड्यूसर के पास तो उनको ये कहा जाता है तुम्हारा कद बहुत छोटा है, तुम सांवले हो, बहुत ज्यादा तेज बोलते हो, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है, नाक खराब है, तुम एक्टर नहीं बन सकते। और उनको डिमोरलाइज कर दिया जाता है, लेकिन वो डिमोरलाइज नहीं होते, मेहनत करते रहते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें टीवी सीरियल फौजी में काम मिलता है। और जब उन्हें फौजी में काम मिलता है तब अपनी एक्टिंग के दम पर धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में भी काम मिलने लग जाता है और उन्हें पहली फिल्म मिलती है दीवाना। उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखते। लेकिन शाहरुख खान ये कहते हैं कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो आराम हराम है। जैसा बचपन में हमें बताया जाता है वो ये कहते हैं कि आराम को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि यदि मैं हार भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख न हो कि मेरी मेहनत में कोई कमी रही थी। और वो ये कहते हैं कि मैं केवल 4-5 घंटे ही सोता हूँ, काम करता रहता हूँ। और वो ये कहते हैं कि डन माई बेस्ट लेफ्ट दी रेस्ट, कि मैं अपना बेटर से बेटर देने की कोशिश करता हूँ और बेटर से बेटर देता भी हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने जब सड़कों पे रातें गुजारी थी वो दिन भी मुझे ध्यान है। और आज मैं दुनिया की कोई भी चीज खरीदने में, कोई भी बंगला गाड़ी खरीदने में सक्षम हूँ तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो है पेशेंस और मेरी मेहनत, कि मैं पेशेंस के साथ मेहनत करता रहा और आगे ईश्वर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। और जो मुझे सफलता है वो आप लोगों की वजह से ही मिली है। आई का मतलब है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है गहनता, जज्बा, जिद, जुनून। जैक कैनफील्ड ने ये कहा था, जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने लग जाती है, लेकिन उसके लिए आप में बहुत ज़्यादा पैशन होना चाहिए। जो चीज आप चाहते हो आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला कर देगा पक्का। तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है जज्बे, जिद, जुनून और इंटेंसिटी की। जी हाँ दोस्तों,
हम बात कर रहे हैं कोनोस्के की। कोनोस्के जापान की एक कंपनी में काम करते थे और वो एक दिन एक सॉकेट बनाते हैं और अपने मालिक को दिखाते हैं, लेकिन मालिक ये कहते हैं कि नहीं, ये सॉकेट अच्छा नहीं है। कोनोस्के को गुस्सा आता है और वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं और नौकरी छोड़कर वो अपनी एक फैक्ट्री लगाने की सोचते हैं और फैक्ट्री लगाने के लिए वो अपने घर का सामान भी बेच देते हैं और अपनी फैक्ट्री, सॉकेट की फैक्ट्री लगाते हैं। खुद सॉकेट बेचने के लिए जाते हैं और वो रोज सॉकेट बेचने के लिए जाते, लेकिन रोज उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता था। एक दिन उन्हें 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिल जाता है और जब उन्हें 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखते और कोनोस्के ने अपनी जो पैनासोनिक कंपनी, जो कि एक विश्व विख्यात कंपनी है, उसे स्थापित किया था। तो कोनोस्के ने जो अपना जीवन शुरू किया था, वो एक नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते करते उनके माइंड में विचार आया सॉकेट का और सॉकेट से उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, पैनासोनिक, क्योंकि उनमें जिद, जुनून और जज्बा था और वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। हम बात कर रहे हैं दागिस्तान के खबीब की। खबीब ये कहते हैं कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को रिंग में हराने से पहले उसे ट्रेनिंग में ही हरा देता हूँ, उसे विजुअलाइज करके पहले ही हरा देता हूँ। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तभी मैं अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर को हरा देता हूँ। रिंग में तो मैं बाद में हराता हूँ, क्योंकि जो पहली लड़ाई है वो हमें हमारे दिमाग में ही लड़ी जाती है। खबीब का कोई भी मुकाबला नहीं है और वो ये कहते हैं महानता, सम्मान, सफलता की एक ही कीमत है, विशाल सैक्रिफाइस। जब आप आराम को छोड़ते हो, विशाल सैक्रिफाइस करते हो, तो जो आपका सैक्रिफाइस है उसके लिए नेचर आपको बहुत बड़ा इनाम भी देती है। इसी कैटेगरी में तीसरे जज्बे में नाम आता है कैप्टन कूल MS धोनी का। MS धोनी बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके जो पिता थे वो पंप ऑपरेटर थे और उनका परिवार ये चाहता था कि महेंद्र सिंह धोनी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और परिवार के प्रेशर के कारण वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, TT बन जाते हैं। लेकिन जब वो TT बन जाते हैं तब वहाँ पे वो बेचैन रहते हैं। ट्रेन आती है, जाती है, लेकिन उनके मन में जज्बा था, जुनून था और वो ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना था। और एक दिन वो डिसीजन लेते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं और क्रिकेट में आ जाते हैं। और क्रिकेट में आते हैं, पूरा का पूरा परिवार उनसे नाराज हो जाता है। पहले, दूसरे, तीसरे मैच में वो जब फेल हो जाते हैं तो उनके पिता उन्हें फटकार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरे के पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस तरह से पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को कहां तक वो किस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उन्होंने इंडिया को नंबर 1 पे पहुंचाया। ये धोनी के जज्बे, जिद और जुनून की ही कहानी है। N का मतलब है नेवर गिव अप। दोस्तों, मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी भी नहीं जीत सकता। हमारी जिंदगी में यदि कभी कोई कमी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो दोस्तों हमें कभी भी उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। हो सकता है उसमें भी शायद भगवान कुछ ठीक ही कर रहा हो, शायद भगवान हमारा कोई टेस्ट ले रहा हो, और आप पेशेंस रखो, उस टेस्ट एग्जाम में भी भगवान जी आपको पास करवा ही देंगे। तो जब हम नेवर गिव अप की बात करते हैं तो आज जो जगमग रोशनी में हम रहते हैं, तो हम बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इस बल्ब के आविष्कार के लिए 10,000 बार प्रयोग किया था
और एडिसन ने ये कहा कि मैं प्रयोगों में असफल नहीं हुआ, बल्कि बल्ब का आविष्कार करने से पहले मैंने ऐसे 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 10,000 बार फेल हो जाए और अपना वो पेशेंस न खोए, बल्कि ये कहे कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। इसके बाद हम बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स जब स्टार्टिंग में उन्होंने एक कंपनी बनाई थी टेरेफो डेटा। ट्रैफिक सिग्नल का जो डेटा है वो एनालिसिस के लिए यहाँ पे आना था, और जब ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करने के लिए गए तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट उनका चला ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स जो बहुत बड़ा शख्स है, और उन्होंने जब अपनी पहली कंपनी बनाई थी तो कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए जब गए तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट चला ही नहीं, और उनकी जो पहली कंपनी थी वो चालू होने से पहले ही फेल हो गई। इसी तरीके से अकियो मोरिटा, जिन्होंने जो सोनी कॉरपोरेशन के फाउंडर माने जाते हैं, और उनका जो पहला प्रोडक्ट था वो राइस कुकर का था, और जब उन्होंने राइस बनाए पहले कुकर में तो वो कुकर ही जल गया। तो न जाने दोस्तों लोगों ने कितने प्रयास किए, कितने एफर्ट किए, लेकिन कभी भी उन्होंने नेवर गिव अप के सिद्धांत को अपनाया और वो लगे रहे। ऐसे ही दोस्तों बिली जीन किंग, जो कि टेनिस के 39 ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, वो ये कहते हैं मैच हारना कोई विफलता नहीं बल्कि शोध है, और वो ये कहते हैं विफलता ही सफलता का मार्ग होती है। जब हम विफल होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो विफलता है वास्तव में वही सफलता का मार्ग होती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की प्रोफेसर एमी एंडरसन बताती है कि जो हमारा कल्चर है वो सफलता को आदर्श मानता है और विफलता से दूर रहना सिखाता है, लेकिन वो ये कहते हैं विफलता को लेकर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो विफलता है वो अपने आप में इनोवेशन, एडवेंचर और सफलता लाती है। यदि आप विफल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, तब भी आप इनोवेटिव बन सकते हो और सफलता का मार्ग आपका खुल सकता है। और आगे चलकर ये कहा जाता है कि जो फेलियर है, जो हम जब फेल हो जाते हैं तो हम फेल नहीं होते, बल्कि हम फेल तब होते हैं जब वहाँ से कुछ हम एक्सपीरियंस नहीं लेते, सीखते नहीं। फेलियर वो नहीं है जो फेल हुआ है, फेलियर तो वह है जो अपने फेलियर से कुछ सीखता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं, जरूरी ये है कि आपको कोई एक चीज़ कितनी अच्छे तरीके से आती है। बस आप उस पे फोकस करो, उस पे जुट जाओ, चाहे कितनी बार ही फेल हो, आप उस चीज़ को छोड़ो मत। और यदि आप नहीं छोड़ोगे तब आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। तो फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है, सीखना है, और यही आपको सफलता दिलवाएगी। कभी भी आपको गिव अप नहीं करना। जी का मतलब है ग्रेटिट्यूड। दोस्तों जो ग्रेटिट्यूड है, आभार है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो दुनिया में सबसे टॉप की वाइब्रेशन मानी जाती है। हम जनरली क्या करते हैं, कमी कमी की बात करते हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। दोस्तों जो आपके पास है, आप बस उसका आभार करना शुरू कर दो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, ईश्वर का थैंक्स करना शुरू कर दो। फिर देखना दोस्तों, रिटर्न में ईश्वर आपको बहुत कुछ लौटा कर देगा। और दोस्तों हमें हमेशा खुशी को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। हमें स्वयं भी खुश रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे भी हमसे खुश रहें।
और सबसे बड़ी बात ये है, जिस दिन आप खुश रहने का फैसला कर लेंगे उस दिन से आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। बस आप वो दिन डिसाइड कर लीजिए। और दोस्तों, आपको वो दिन डिसाइड करने के लिए दूर नहीं जाना। अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तब आप अपने आप को ये समझा दीजिए कि जो रॉकिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट है उसे मुझे अपने जीवन में अपनाना है। खुशियाँ मुझे कहीं बाहर नहीं ढूंढनी, अपने अंदर ही ढूंढनी है। और अभी इसी पल ये फैसला कर लीजिए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसका बस थैंक्स कर लीजिए और अपने आप को ये समझा लीजिए कि अब मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। और अपने चेहरे पे हमेशा हल्की सी मुस्कान बनाए रखिए। और जब भी आपको हंसने का मौका मिले, मुस्कुराने का मौका मिले, तब आप मुस्कुरा दीजिए, खुश रहिए। अपने आप को जब आप एक अफर्मेशन देंगे खुशी की, तब आप दिल से खुश हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा जीवन है, जीवन में अप डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको उड़ना है, यदि आपको फ्लाई करना है, यदि आपके बड़े टारगेट हैं, तो आपको हल्का रहना पड़ेगा। दोस्तों, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप ट्रेवलिंग करते हो, आपने कोई ना कोई ट्रेवलिंग जरूर की होगी, चाहे वो टैक्सी की ट्रेवलिंग होगी, चाहे वो बस की ट्रेवलिंग होगी या ट्रेन की ट्रेवलिंग होगी। बस वाला कभी भी आपका जो वेट है वो चेक नहीं करता, ट्रेन वाला भी आपका वेट चेक नहीं करता, टैक्सी वाला भी आपका वेट चेक नहीं करता। लेकिन दोस्तों, जब आप फ्लाइट से जाते हो, बाई एयर जाते हो, तब वहाँ पे आपका वजन चेक किया जाता है। आपके जो सूटकेस हैं, बैग हैं, उनका वजन चेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यदि आपको उड़ना है, फ्लाई करना है, तो आपका वजन कम से कम होना चाहिए। तो यदि आपको एरोप्लेन से सफ़र करना है और आपका जो सूटकेस है वो हल्का होना चाहिए, तो दोस्तों, यदि आपको भी उड़ना है, बड़े टारगेट को अचीव करना है, तो आप अपने आप को हमेशा हल्का रखिए। और जब भी आपको ये लगे कि आपको टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। जिसका सबसे बेस्ट तरीका है, उस समय आपके जो शौक के काम हैं, आपके जो मनपसंद के काम हैं, वो करने आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप ये कहेंगे कि मैं तो टेंशन में हूँ, और आप ये कह रहे हो कि मनपसंद के काम करने शुरू कर लीजिए। दोस्तों, और कोई भी तरीका नहीं है। आपकी जो टेंशन है उसे रिजॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जिस काम में आपकी दिलचस्पी है उसे आप धीरे धीरे कीजिए। और जब आप धीरे धीरे करेंगे तो दोस्तों, आपकी टेंशन एकदम गायब हो जाएगी और आपके जो मनपसंद के काम हैं उनमें आपको रुचि आने लगेगी, उनमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, उनमें आपको सुकून मिलने लगेगा। तो सुकून, खुशी आपको कहीं और नहीं ढूंढनी है, बल्कि वो जो सुकून, खुशी, हल्कापन है, वो दोस्तों आप में ही है। ज़रूरत ये है कि आपने अपने आप को बताना है कि मुझे खुश रहना है। और खुश जब आप रहोगे, तब देखना दोस्तों, आपको आनंद आने लग जाएगा। और खुशी के साथ जब आप अपने टारगेट की ओर बढ़ोगे, तब आपको प्रसन्नता भी होने लग जाएगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि सामान्यतः पूरी की पूरी दुनिया में 3 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य व्यक्ति, जो समस्याओं एवं बाधाओं से डर के अपना जो टारगेट है, अपना जो काम है, उसे वो शुरू ही नहीं करते, उसे वो शुरू करने की हिम्मत ही नहीं करते। वे होते हैं दोस्तों सामान्य व्यक्ति। एक होते हैं औसत व्यक्ति, एवरेज व्यक्ति, जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन विपरीत परिस्थितियों या थोड़ा सा भी इधर उधर होने के कारण उस टारगेट को, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। और तीसरे व्यक्ति होते हैं महापुरुष, जो बाधाओं के बीच भी कार्य को, कुछ भी हो जाए,
अंतिम परिणाम तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं, क्योंकि जो महान कार्य होते हैं वो रातों रात नहीं होते। उस महान कार्यों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो, बड़े टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो अपने सेक्रीफाइस के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जो महान कार्य हैं, इतिहास ये बताता है कि उसकी सभी ने एक कीमत चुकाई है। और आप भी उस कीमत को यदि चुका रहे हो तो उसमें आप बिल्कुल भी अफसोस न कीजिए, क्योंकि जो का जुनून है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। बस आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहो, अपने टारगेट को माइंड में रखो, अपना जो रेजुलेशन है, संकल्प है, उसको अपने माइंड में रखो और अपने माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर मत लाओ, क्योंकि आजकल जो कार्य होता है वो केवल हार्ड वर्क से नहीं होता, बल्कि वो होता है स्मार्ट वर्क से। तो जब आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तब आपको जो आपका टारगेट है वो भी मिलेगा और आपको जिंदगी में सुकून भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, कई बार आज वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि हम चांद तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन सड़क पार करके, कमरा पार करके हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वहां तक पहुंचने में हमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है, एक घर में 5 कमरे हैं, 5 मेंबर हैं, तो सभी के पास अपने अपने मोबाइल हैं और उन मोबाइल के द्वारा हम आपस में बिना कमरे में जाए ही मोबाइल से ही वार्तालाप कर रहे हैं, मोबाइल से ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आज किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, संसाधनों की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो कमी आ रही है वो मानवता की आ रही है। और उस मानवता की कमी से उभरने के लिए हमें आपस में कम्युनिकेशन करना चाहिए, पॉजिटिव संवाद करना चाहिए। और जो ये पॉजिटिव संवाद है वो एक जादू का काम करता है। जब आप सामने वाले के साथ पॉजिटिव संवाद करते हैं तो उसे एक जादू भरी झप्पी आप उसे दे देते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने एक मेगा इवेंट किया है उसमें हमने जो रॉकिंग लाइफ का जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच में हमने शेयर किया है, तो वो जो रॉकिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो आपका जो जीवन जीने का जो नज़रिया है उसे बिल्कुल ही बदल के रख देगा। ज़रूरत केवल ये है कि हमें सच्ची मानवता के लिए सफलता के जो सही मायने हैं उन्हें समझने होंगे, क्योंकि जो सफलता के जो सही मायने हैं वो केवल पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वो सफलता नहीं है, बल्कि वो क्या है, ग्रोथ है। प्रगति और सफलता में बहुत बड़ा फर्क होता है। पैसा कमा लेना सफलता नहीं है, बल्कि ये क्या है, ग्रोथ है। तो पैसा कमाइए, ये भी आपके जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसे के पीछे जो अंधी दौड़ है उसको आप छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप अपने जीवन में सुकून लाइए। आप अपने जीवन में जो आपकी ज़िंदगी है उसको प्रायोरिटी पे रखिए, और जब आप अपने जीवन में आपकी ज़िंदगी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ही सुकून मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, आज से आप अपनी ज़िंदगी को R फॉर रीस्टार्ट, अपनी ज़िंदगी में कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तब 1 मिनट रुक जाना, अपनी पीठ थपथपाना और दोबारा से उसे रीस्टार्ट कर देना। और जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अवसर मिलता है, तो O फॉर अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर लेना। C फॉर चेंज, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को चेंज कर देना। जैसी परिस्थितियां हों उसके अकॉर्डिंग आप अपना कार्य करना। यदि आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब आप वक्त से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। K फॉर किंग खान,
किंग खान की तरह आप जज्बा रखना, मेहनत की तरफ बढ़ते रहना। और उन्होंने ये कहा था कि आपको आपका जो कंफर्टेबल जोन है उसे छोड़ना होगा, और जब आप अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ दोगे तब आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आई फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप जज्बा, जिद, जुनून अपने जीवन में बनाए रखना, और वो जो जज्बा, जिद, जुनून है वो एक दिन आपको आपकी मंजिल भी दिलवाएगा, आपको जीत भी दिलवाएगा। और कभी भी आप अपने आप को गिव अप मत करना, नेवर गिव अप। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो तब आप हार मत मानना, बस आप आगे बढ़ते रहना। और जब आप आगे बढ़ोगे तो मंजिल आपकी इंतजार कर रही है और मंजिल आपको मिलके ही रहेगी। और जी फॉर ग्रेटिट्यूड, हमेशा हर कार्य के लिए आप उस ईश्वर का थैंक्स कर देना, और जब ईश्वर का थैंक्स कर दोगे तो वो आपको रिटर्न में बहुत बड़ा गिफ्ट देगा, और वो जो बहुत बड़ा गिफ्ट है वो आपको आपकी ज़िंदगी देगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून देगा, ज़िंदगी को कामयाब बना देगा। तो दोस्तों, इस टेंशन के दौर में, इस तनाव के दौर में, जब भागम भाग की लाइफ चल रही है, इस भागम भाग की लाइफ में जो ये रॉकिंग कॉन्सेप्ट है ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, ज़िंदगी में सुकून ले आएगा। तो इस रॉकिंग कॉन्सेप्ट को आप अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। और इस आगे बढ़ने की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।